नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि हमारी जो है नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, लास्ट 2 क्लासेस महा मैराथन क्लासेस होने वाली है। थंबनेल में आपने देखा भी होगा, मैंने इसको फिजिकल एजुकेशन की पंचायत नाम दिया है। लास्ट की 2 वीडियोज फॉर 200 क्वेश्चंस इन बोथ वीडियोस, 200 क्वेश्चंस होने वाले हम कवर करेंगे। और फॉर स्पेशल फॉर डीएसएसबी भाई, यूपी वाले देख सकते हैं, लेकिन डीएसएसबी के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो पहले डीएसएसबी द्वारा पूछे जा चुके हैं और उनमें से क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना, और अपने आप के लेवल को आप जांच सकते हो आज इन 200 क्वेश्चंस में से कितने आप क्वेश्चंस ठीक करते हो, वो भी आप जो है कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, वीडियो के लास्ट में। तो फिजिकल एजुकेशन की इस पंचायत में आप सभी का स्वागत है फॉर डीएसएसबी। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, लाइव ये क्लास चल रही है और आपके साथ मैं जुड़ा हूं फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में 200 क्वेश्चंस को। और मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा भाई। सबसे पहले कुछ एक इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ, मैं सिर्फ आपको आंसर बताता चलूंगा। आप क्वेश्चन की हिंदी को पढ़ सकते हो, मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस कोई बोल दूंगा एक आध को, लेकिन कोई जरूरी नहीं मैं हर क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। आप अपने लेवल को जांचोगे, अगर इस प्रकार का आपका पेपर डीएसएसबी का आता है इस बार, तो आपका स्कोर क्या रहेगा। मैं हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको कुछ समय दूंगा। जैसे कोई छोटा क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आंसर वाला, उसमें 5 सेकंड, या कोई बड़ा क्वेश्चन होगा सोचने का, वहां पे आपको 10 सेकंड भी दी जा सकती है। तो वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस को कवर करने की, क्योंकि पेपर में भी हम इतना ही समय मिलता है। अभी ये बात नोट डाउन कर लो, पेपर में हम 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय ही दिया जाता है, और उसमें मैथ के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हम चलेंगे स्पीडली भाई, इसको 2 से भी कम समय में पूरा करने की, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट करने का भाई फिलहाल है नहीं समय, और इंपॉर्टेंट है अभी पेपर में सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के भाई। उससे पहले कुछ एक इंस्ट्रक्शन हमेशा की तरह देता हूँ। आप चाहें तो 1 से लेकर 200 तक अपनी नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, उसके सामने आंसर लिखते जाना, और जो भी आपको आंसर ठीक लगे उसको राइट टिक करते जाना, लास्ट में अपना स्कोर बता देना। इसके अलावा भाई एडमिट कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी डाल चुका हूं। तो आपने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, और आपके पास लिंक अवेलेबल नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं जा सकते तो आप हमारी ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके उसके एडमिशन जॉब पोर्टल में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा आपने जो है जिस साथी ने भी भाई यूट्यूब के थ्रू हमारे से जुड़े और फिर ऐप पे भी हमसे जुड़े हैं, उनसे भी उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने जो है मॉक टेस्ट वहाँ पे बाई किए, उनको करके देखा, अपने आप का इवैल्यूएशन किया, तो बहुत सारे लोगों ने जो है मॉक टेस्ट बाई किए हैं और खुद का मूल्यांकन किया है। भरोसा रखिए कि वो आपको हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, ठीक है। और आज भाई किसी प्रकार की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, ना ही कोई मॉक टेस्ट बाई करने के आदेश, ना ही कुछ और। हाँ, यूपीटीजीटी से जुड़े हो तो अभी भी समय है, मॉक टेस्ट आप बाई कर सकते हो ऐप के ऊपर जाके। तो अभी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप मेरे को बस राइट आंसर बताते जाइए। हाँ, वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं बोलूंगा कम, आंसर बताऊंगा, और आपको सोचना ज्यादा है। 2 घंटे का समय शुरू होता है अब भाई आपका। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ओके, चलो दूसरा, सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए भाई, ब्रिंगिंग पीपल ऑफ स्पोर्ट्स इज, लोगों को खेलों में लाना भाई। चलो नेक्स्ट, व्हाट स्पोर्ट्स डज फॉर पीपल। ऑप्शन डी भाई, ऑल ऑफ दीज। आप पढ़ेंगे, मैं कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है भाई। चार नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हो। वो व्यवहार जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम करते हैं क्या कहलाता है। अग्रेशन। 5 नंबर,
यहाँ DSSB ने भाई राइट आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर मेरे को दरअसल समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर दरअसल होगा क्या। ये DSSB ने जहाँ से मैं क्वेश्चन लिया है वहाँ पे नन ऑफ द अबव आंसर दे रखा है इसका, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, यहीं पे ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है। कल के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसको आपका राइट आंसर देने की। इसको सस्पेंस में रख लीजिए भाई, क्योंकि लीडरशिप इज ए क्रिटिक, एक महत्वपूर्ण कारक है जो युवा खेलों से जुड़े परिणामों को नियंत्रित करता है। तो नन ऑफ दीज आंसर दिया था DSSB ने लास्ट टाइम भाई इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सस्पेंस में रख लो एक बार। 6 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई। हाँ तो एक बार 5वें क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दूँ तो इसका आंसर नन ऑफ दीज ही आएगा। मैंने वेरीफाई किया है तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ही आएगा, क्योंकि परिणामों की जब बात आती है तो परिणामों को इनमें से कोई भी नियंत्रित नहीं करता। लीडरशिप जो होती है वो लीड करती है गेम के दौरान, प्लेइंग बजाना आयोजन जो आयोजित करते हैं, तो परिणामों को कोई भी नियंत्रित नहीं करता। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा भाई। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था, फिर हम पहुँच गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। चलो बताओ भाई, रिलैक्सेशन बताओ। आर्टरी, ओरिकल और वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो क्या कहलाती है वो परिस्थिति? ऑप्शन बी भाई, डायस्टोल। चलो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल बता दो भाई। जल्दी बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या हो जाएगा? 120, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट। अरोटा किससे जुड़ी होती है भाई, किस चैम्बर से जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट। जिसने वेंट्रिकल आंसर दिया राइट है बिल्कुल। चलो, आपको क्या खाना चाहिए जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो उसके बाद आपके लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए आपको क्या लेना जरूरत पड़ती है, क्या इनटेक करने की जरूरत पड़ती है बॉडी में? राइट आंसर बता दीजिए जल्दी। कार्बोहाइड्रेट भाई, कार्बोहाइड्रेट आप लोगे तभी तो ग्लाइकोजन रिस्टोर होगी। अच्छा, कोलमैन ग्रिफ्थ का नाम जो आपको पता है बहुत ज़्यादा जुड़ा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के साथ, तो ये किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, किस प्रकार के मोटिवेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे? आंतरिक प्रेरणा को, बाह्य प्रेरणा को, निर्धारक को, व्यक्तिगत प्रेरणा को? किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ये? ऑप्शन ए भाई, को आंतरिक प्रेरणा को, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ये प्रेरणा देते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। चलो इनमें से ये बताओ कौन सा जो है सीखने का नियम नहीं है भाई? सीखने का नियम कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, जागरूकता का नियम। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो भाई आप। फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलमैन ग्रिफ्थ भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भाई, कौन सा जो कंपोनेंट है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट में नहीं है, परफॉर्मेंस के साइकोलॉजिकल कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट शामिल नहीं किया जाता? जल्दी भाई, फास्ट। ऑप्शन ए। चलो ओके गुड। नेचर और नर्चर का रिजल्ट बता दो भाई। नेचर और जब नर्चर मिलते हैं तो क्या परिणाम होता है? प्रकृति और पोषण जब आपस में मिलते हैं तो क्या परिणाम होता है? मानव, ह्यूमन पर्सनैलिटी भाई, ठीक है, ह्यूमन पर्सनैलिटी बनती है इससे। चलो, अकॉर्डिंग टू हेनरी मुर्रे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज हाईली रिलेटेड टू। हेनरी मुर्रे के अनुसार जो है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? फास्ट। ऑप्शन डी भाई, इंसेंटिव मोटिवेशन से संबंधित है। चलो नेक्स्ट।
कौन से स्केल से आप अचीवमेंट मोटिवेशन को जांच सकते हो? कौन से स्केल से? ऑप्शन बी भाई, टेट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, इससे आप जांच सकते हो भाई। चलो ये बताओ, खालिस्तान डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस। उत्तेजना और प्रदर्शन के बीच संबंध को आप किससे पता लगाएंगे भाई? कितनी उत्तेजना थी और कैसा प्रदर्शन रहा, इसको किससे आप पता लगा सकते हो? ऑप्शन बी भाई, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थ्योरी भी बोल सकते हो इसको, इन्वर्टेड यू थ्योरी भी बोल सकते हो। चलो बताओ, स्पोर्ट्स एथिक्स आर फोकस्ड ऑन खालिस्तान विच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। किसके ऊपर फोकस करता है स्पोर्ट्स एथिक्स भाई? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी भाई, इक्विटी इन स्पोर्ट्स, मतलब खेलों में सबको समानता का अधिकार हो। ठीक है, जो ह्यूमन की मतलब उत्कृष्टता की अभिव्यक्ति है भाई, एक प्रकार से मतलब हम उत्कृष्ट व्यवहार करते हैं, सभी को सम्मान मौका देते हैं। चलो बताओ, कौन रिस्पॉन्सिबल है खेलों में नैतिकता बनाए रखने के लिए? व्यक्ति है, सरकार है, खेलों से संबंधित संगठन, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑल ऑफ द अबव भाई, सभी हैं ये। चलो नेक्स्ट, वाटर सोलेबल विटामिन बता दो भाई। बी, यहां पे ज्यादा समय लेने का क्वेश्चन नहीं है ये। चलो नेक्स्ट बताओ, खालिस्तान इज एसेंशियल एलिमेंट इन अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को अचीव करने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ कौन सी है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? दो ऑप्शन तो सेम है, एक एक्सरसाइज एक टेक्निक, मतलब आपके पास तीन ही ऑप्शन है, बताओ भाई। एक्सरसाइज सबसे जरूरी है, एक्सरसाइज। चलो ये बताओ, थ्रू खालिस्तान ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडोरेंस अमंग चिल्ड्रंस कैन अचीव्ड इन कलेक्टिव लेवल। भाई किस मेथड से आप बच्चों के अंदर जो है एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हो एक विशेष सामूहिक लेवल तक? मतलब सामूहिक मतलब ऑल ओवर, हर बॉडी के पार्ट की वहाँ पे इंडोरेंस जो है कलेक्टिव वे में डेवलप हो। तो सर्किट ट्रेनिंग जिसमें बॉडी के सभी पार्ट की वो होती है, ठीक है। वैसे तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस बनती है इससे, लेकिन इंडोरेंस बॉडी के अलग अलग पार्ट की बनती है। हम भी घूम घूम के काम करते तो हमारी वैसे भी तो इंडोरेंस बढ़ती है ना। चलो बताओ, वार्म अप किससे बचाता है? अगर आप प्रॉपर वार्म अप करते हो तो आपको किससे बचाएगा वार्म अप? किससे बचाएगा? ऑल ऑफ द अबव, सभी से। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का समय नहीं है फिलहाल। 200 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो 6 घंटे लग जाएंगे। चलो, कौन से गेम का जन्म जो है इंडिया से हुआ? किस गेम की उत्पत्ति भारत में हुई भाई? किसकी हुई? बैडमिंटन की। पूना से शुरुआत है गेम, पूना से। चलो, भारत में दिया जाने वाला स्पोर्ट्स पर्सन को सर्वोच्च अवार्ड कौन सा, वो बता दो। भारत में स्पोर्ट्स पर्सन को सर्वोच्च कौन सा अवार्ड दिया जाता है? खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता है इसका पूरा नाम। सही मिलान करना है। ये आएगा यहाँ पे साइकिलिंग की जगह LTS वर्ड आएगा भाई, LTS। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, LTS आएगा, ठीक है, LTS। समझ गए ना? अब ऑप्शन चूज कर लो कौन सा ठीक होगा। 27 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। CTS क्या होता है? फास्टर। LTS क्या होता है? हायर। 40S क्या होता है? स्ट्रोंगर। और पिंग पोंग टेबल टेनिस। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहां पे आयोजित हुए थे और कब हुए थे भाई? 1930 हैमिल्टन। चलो नेक्स्ट, पहले दक्षिण एशियाई खेल बता दो कहां हुए थे और कब हुए थे? काठमांडू नेपाल 1984। ये बता दो भाई।
30 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान कर दो। एक ऑप्शन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उसको ठीक करवा देता हूँ। यहाँ 2 आएगा, ठीक है, और थोड़ी सी और करवा देता हूँ भाई मैं आपको टाइपिंग मिस्टेक। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट का समय दो मेरे को। यहाँ 1 है भाई ये, ठीक है, इतनी बात याद कर लेनी है आपको। यहाँ 1 है ये, और यहाँ जो है ये 2 है भाई। अब सही मिलान करवा दो भाई जल्दी से, अब सही मिलान करो जल्दी से। तो 30 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। विंड गेज किस में नापा जाता है? ट्रैक एंड फील्ड में यूज किया जाता है। और फ्लोर एक्सरसाइज किस में यूज की जाती है? जिम्नास्टिक में, इप्पॉन, जूडो में, लिफ्टिंग, रेसलिंग में। चलो, हेल्थ एजुकेशन इज कंप्रेसिव, क्वालिटेटिव एंड डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। किस प्रकार से ये जो है कंप्रेसिव है, क्वालिटेटिव है, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैसे है वो बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कर लीजिए भाई। क्या करती है ये? इट्स डेवलप साउंड एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। करती है या नहीं करती है भाई? हेल्थ के प्रति जो है एटीट्यूड कैसा डेवलप करती है? इंपॉर्टेंस एटीट्यूड, और इट प्रोवाइड डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस टू इनकरेज द प्रैक्टिस फॉर होलसम हेल्थ हैबिट्स इन डेली लिविंग। मतलब डेली रूटीन लाइफ में हेल्दी हैबिट्स डेवलप करती है नहीं करती है। और इट इंट्रोड्यूस स्टूडेंट द बेसिक मैकेनिज्म एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या ये बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हमारी बॉडी के बेसिक मैकेनिज्म और उसके फंक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है? तो ये सारे काम करवाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, WHO के अकॉर्डिंग जो है आजकल हेल्थ दरअसल क्या है समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए क्यों मूल्यवान है? क्या है कम्युनिटी के लिए हेल्थ? तो ये एक प्रकार की एसेट है भाई, एसेट, संपत्ति मान के चलिए इसको एक प्रकार से। अब डेफिनेशन आपसे पूछी है, डेफिनेशन बता दीजिए। ये डेफिनेशन किसकी है? कि स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यवहार होता है उससे संबंधित है। डेफिनेशन किसकी है? किसकी है? ऑप्शन सी भाई, सोफी की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें भाई। अच्छा ये बताओ अब, इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट पीपल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन हेल्थ प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग। कैसे लोगों को आप मोटिवेट करोगे हेल्थ रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए? उनको क्या प्रोवाइड करवाओगे? मतलब लोगों को मोटिवेट करवाने के लिए हमें उन्हें क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिससे वो जो हेल्थ के प्रोग्राम उनमें पार्टिसिपेट करें? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, स्वास्थ्य के लाभ उन्हें होंगे तो वो बढ़ चढ़ कर वहां पे भाग लेंगे, मोटिवेट होंगे। चलो ये बताओ, साउंड माइंड लिव इन साउंड बॉडी, ये डेफिनेशन किसकी है? कथन किसका? ये अरस्तु का, वैसे प्लेटो का भी है। अगर ऑप्शन में प्लेटो होता तो फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ प्लेटो, फिर राइट आंसर क्या हो जाता हमारा? प्लेटो। अभी जो ऑप्शन में नहीं है प्लेटो, तो हम किसके साथ जा रहे हैं? अरिस्टोटल के साथ जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पर्सनल हैबिट्स नॉट अफेक्टिंग इंडिविजुअल हेल्थ आर, वो कौन सी पर्सनल हैबिट हैं जो किसी की हेल्थ को प्रभावित नहीं करती हैं? कौन सी हैबिट है? नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में क्या होगा? एक्सरसाइज एंड फिटनेस। बाकी सारी क्या है? स्मोकिंग है, एंगर है, नॉन अवॉइडेंस ऑफ एंगर है, ये सारे क्या है? नेगेटिव वे में इफेक्ट करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज एंड फिटनेस का जो है कोई नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है भाई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर है भाई 37। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्टिव मानिए इसको, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है? जहां से हमने क्वेश्चन लिया है दरअसल वहां इसका आंसर देखा। देखो इसको आंसर सोचो मत, उससे पहले आपको क्या लगता है चलो वो बता दीजिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका राइट आंसर क्या लगता है?
कि हेल्थ एजुकेशन का दरअसल उद्देश्य क्या है, तो मेरे को इसका राइट आंसर लगता है वेलनेस भाई। वेलनेस, सभी जो है स्वस्थ हों, हेल्दी हों, यही होगा ना। अब यहाँ जहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है दरअसल उनका मानना है इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन 1। और उनका ये मानना क्यों है, क्योंकि उनको लगता है कि डीएसएसबी ने इसको राइट आंसर माना था। पीछे मेरे को याद नहीं कि डीएसएसबी ने क्या माना था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर दिया नहीं था ये, लेकिन उन्होंने ये माना और मेरे को लगता है यहाँ पे राइट आंसर ये। तो अब आपने भी अलग अलग बुक्स में स्टडी की होगी, उसके हिसाब से देख सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, आप के पेपर में आए ना आए, लेकिन मेरे को लगता है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो सकता है, वेलनेस। बाकी दोस्तों को जीतें और लोगों को प्रभावित करें, विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब यहाँ पे कुछ रिलेट हो नहीं रहा है रिमीडियल स्ट्रेटजी, तो मेरे को ये लगता है। लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि डीएसएसबी ने लास्ट टाइम ये माना था भाई। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इस क्वेश्चन को आप डिलीट भी मान सकते हो, हटावा भी मान सकते हो। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन का फोकस किसके ऊपर रहता है मेनली भाई, 38 में है हेल्थ एजुकेशन का फोकस मेनली रहता है किसके ऊपर है, ऑप्शन डी भाई, सभी के ऊपर रहता है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 200 में से 5-4 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग, तो उनको हम छोड़ते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके पेपर में नहीं आएंगे, ये मान के चलना वो क्वेश्चन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द पोस्ट डिजास्टर रिकवरी सिस्टम। जब कोई आपदा आती है उसके बाद आपदा वसूली प्रणाली के तहत कौन सा नहीं आता है आपदा के बाद। वसूली प्रणाली के बारे में पूछा हमने, ट्रीटमेंट शब्द यूज नहीं हुआ यहां पे, ये याद रखना। वसूली कौन सा, ऑप्शन दिए गए देख लो 4। मॉनिटर पोस्ट डिजास्टर हेल्थ सिचुएशन इन लोकल कम्युनिटी, गो इन सर्च ऑफ द लॉस्ट मटेरियल, एस्टिमेट द टाइम एंड रिसोर्सेज दैट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक कंप्लीट रिपेयर, या प्रोवाइड डेफिनाइट ट्रीटमेंट। तो कौन सा, ऑप्शन डी भाई, ट्रीटमेंट हेल्थ का एक पार्ट है। डिजास्टर कोई आई आपदा, वहां पे क्या नुकसान हुआ उसकी भरपाई भाई, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हेल्थ के अंदर आएगा, तो आपको कितना नुकसान हुआ, ठीक है, उसकी जो भरपाई होती है बीमे के द्वारा, कहीं पे कैसे भी हो वो। नेक्स्ट है हेल्थफुल लिविंग इम्पाइज दैट एनवायरमेंट और एटमोस्फेयर एज टू बी कंडक्टिव। कैसा होना चाहिए आपका जो इन्वायरमेंट है हेल्थफुल लिविंग के लिए, और जो वातावरण है आपका वो किन किन चीज़ों को आपको प्रभावित करता है, किस किस हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को प्रभावित करेगा। ऑप्शन डी भी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ प्रभावित होती हैं, ठीक है। फिजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली, ये सारी चीज़ क्या है, हेल्थ से संबंधित है भाई। 41, a term disaster denote the low probability but high impact event that causes a large number of individual to become। मतलब क्या है भाई, द डिजास्टर टर्म डिनोट ए लो प्रोबेबिलिटी बट हाई इम्पैक्ट इवन दैट काजेज ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू बिकम। मतलब नंबर ऑफ पीपल को प्रभावित कर सकता है, किस रूप में भाई, कोई आपदा किस रूप में प्रभावित कर सकती है नंबर ऑफ पीपल को। इल और इंजर्ड भाई, इल कर देगी, घायल, बीमार भी कर सकती, घायल भी कर सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर डिजास्टर इवेंट्स विटनेस्ड लॉस ऑफ 1000 ऑफ ह्यूमन लिव्स। आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो डिजास्टर थी उसने जो है बहुत सारे लोगों की जान ले ली भाई, हजारों की संख्या में लोगों की जान ले ली। इनमें से कौन सी आपदा घटनाओं में हजारों मानव जीवन का नुकसान जो देखा गया। ऑल ऑफ द अबव भाई, सभी में ऑल ऑफ द अबव। जो क्वेश्चन, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन भी आपको लगता है कि लैंग्वेज बड़ी टफ है उस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग है, हमें बढ़ के नहीं लेनी है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको इग्नोर कर दो। फॉर एग्जांपल मैं आंसर बताता हूँ, आपको लगता है इसका आंसर तो ये नहीं, उसको ये मानो कि हमने किया ही नहीं है क्वेश्चन, तो परेशान नहीं होना आपको बिल्कुल भी, ठीक है।
अगर पेपर में आ भी गया तो हम 99 नंबर ले लेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन। ये तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एक आध क्वेश्चन रिपीट भी होगा तो हम 99 नंबर ले लेंगे 100 में से, ऐसा सोच के चला करो हमेशा। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो आपके क्या नुकसान कर सकती हैं भाई, क्या नुकसान कर सकती हैं? स्किन कैंसर भाई, ऑप्शन सी, स्किन कैंसर कर सकती हैं आपको। और इसके बाद है रिक्रिएशनल वाटर इलनेस जो होती है वो किस प्रकार से किसी चीज के आप कांटेक्ट में आओगे तो वो आपको होगी। एक मनोरंजक पानी बीमारी जो है वो खालिस्तान के संपर्क में आने से होता है। किसके संपर्क में आने से होता है ये बताना आपको, किसके संपर्क में आने से होता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर भाई, दूषित पानी के कांटेक्ट में आओगे तो वाटर शब्द है तो वाटर यहाँ पे भी कोरिलेट कर लिया, और कुछ चीजें बड़ी जल्दी कोरिलेट हो जाती हैं भाई। चलो नेक्स्ट बताओ। इन्वायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा नॉइस हो रही है तो आपको किस हेल्थ रिलेटेड हैजर्ड्स आपको हो सकता है, किस प्रकार के खतरे आपको हो सकते हैं भाई, ये बताना किस प्रकार के खतरे जो आपको हो सकते हैं, किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं भाई 45 में? ऑप्शन डी भाई, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी भाई। वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ताकि कल फिर हमारी क्लास आए इसी प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट है अडोलसेंस इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन। जो अडोलसेंस है वो किसके बीच का जो है ट्रांजिशन पीरियड है, किसके बीच जो है संक्रमण काल बताया जाता है? जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा बता दीजिए, किसके बीच का काल होता है एडोलसेंस भाई? ये होता है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी भाई, चाइल्डहुड टू अडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसको एडोलसेंस बोला जाता है भाई, एडोलसेंस, किशोरावस्था बोला जाता है। इसके बाद बताओ, बेटर एक्सेस टू खालिस्तान एंड सर्विस कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकमिंग प्रेग्नेंट एंड गिविंग बर्थ एट टू यंग एज। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और खालिस्तान चीज की अवेयरनेस बहुत कम उम्र में गर्भवती होने वाली लड़कियों और बहुत कम उम्र में बच्चा पैदा करने से जो है उनको बचा सकती है, छोटी उम्र में लड़कियों को बताना आपको। मतलब भाई एक तो अच्छी सेवाओं की पहुंच होगी, दूसरा क्या और होना चाहिए जिससे जो यंग उम्र में जो आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं, यंग उम्र में जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उससे उनको बचाती है जो चीज़, किस चीज़ के बारे में? ऑप्शन बी भाई, कंट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन भाई, गर्भ निरोधक जानकारियां। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक खालिस्तान विच इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप फाउंडेड इन द सोसाइटी, इन एनी सोसाइटी। बता दीजिए भाई राइट आंसर। क्या है फैमिली सबसे छोटी और मोस्ट बेसिक क्या है जो प्राइमरी ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी का? क्या है? सोशल यूनिट भाई, ऑप्शन सी, सामाजिक इकाई है, सबसे छोटी सामाजिक इकाई है जो क्या करती है, जो किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी ग्रुप। मतलब यहीं से बच्चे की क्या शुरू होती है, इसी ग्रुप से सोशलाइजेशन की प्रोसेस भाई। तो 48 में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। फैमिली इज ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन इज डिफाइंड बाय। किसने डेफिनेशन दी थी भाई ये फैमिली की? 49 में राइट आंसर बता दीजिए। यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, इलियट एंड मेरिल। ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कौन सी नहीं है भाई। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दूं ताकि आपको सारे ऑप्शंस नजर आ जाएं। अब इस क्वेश्चन के आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, 4 भाई। फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है वो बता दो।
पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है भाई। ऑप्शन डी भाई, परिवार सबसे नाराज समूह है। फैमिली इज मोस्ट अनोइंग ग्रुप, ये कोई इसकी विशेषता नहीं है, ये अपोजिट चीज होगी। जहां पे अनोइंग शब्द आ गया मतलब वो एक दूसरे को जानते नहीं उस ग्रुप में, और नाराजगी का तो कोई मैटर ही नहीं है। फैमिली जब आगे तो कंबाइंड रहेंगे लोग एक दूसरे जुड़ के। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, फैमिली का एक पार्ट है। जैसे परिवार के माध्यम से आप वंश और पूर्वजों का पता लगा सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है परिवार किसी भी व्यक्ति का जीवन का। और प्राथमिक समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी समूह है भाई। प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रोसेस मैंने बताई थी ना, यहीं से शुरू होती है। इतनी बात आपको समझ आई तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। एजुकेशन वुड बी सच ए वुड मेक द स्टूडेंट। एजुकेशन वो है जो स्टूडेंट को बनाती है। क्या बनाती है? क्या बनाएगी? ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो भाई। संस्कारी बनाएगी, वाणिज्यिक दृष्टिकोण से स्वनिर्भर होगा, सेल्फ डिपेंडेंट फ्रॉम कमर्शियल व्यू पॉइंट, और नैतिक मूल्य में जो प्रोफाइल भी वहां पे बनेगी भाई। प्रोफाइल इन मोरल वैल्यू, ये सारी चीजें एजुकेशन बच्चे के अंदर लेके आती है। चलो ये बताओ, द बेस्ट प्लेस फॉर सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12-year-old चाइल्ड। 12 साल के बच्चे के लिए सबसे अच्छी सामाजिक विकास की जगह बता दो, कौन सी है? कौन सी है? प्लेग्राउंड, ऑप्शन सी प्लेग्राउंड भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का साधन नहीं है, ये बताना आपको। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए भाई, सेग्रेशन, पृथक्करण। सेग्रेशन का मतलब होता है अलगाववाद। तो अलगाववाद दरअसल सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं, यहाँ पे व्यक्ति एकीकरण की तरफ बढ़ता है। बाकी नकल, इमिटेशन, जैसे कोई बच्चा किसी की नकल कर रहा है तो सोशलाइजेशन है। काउंसलिंग, आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, या एसोसिएशन किसी के साथ आप जुड़ रहे हो, तो ऑप्शन ए यहां पे राइट हो जाएगा। 54, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या है? क्या है? ऑप्शन बी भाई, डेवलप एक्वायरिंग माइंड, डेवलप इंक्वायरिंग माइंड भाई। ठीक है, मतलब हर चीज की इंक्वायरी करे, वो उत्सुकता या क्वेश्चंस उसके अंदर आए भाई। इसका उद्देश्य यही होता है, ना कि बच्चे को रटाफिकेशन करवानी, कुछ भी करवाना। इंक्वायरिंग माइंड वहां पे डेवलप करना। ठीक है, 54 में राइट आंसर आपको समझ आ गया। तो 54 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंक्वायरी करने लगे वो, उसके अंदर उत्सुकता हो, क्वेश्चंस पनपे भाई। लेकिन हमारे यहाँ रट्टाफिकेशन करके नंबर्स देखे जाते हैं। चलो 55 में बता दो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैटेगरियल एनालिसिस ऑफ जेंडर रिलेशन मैट्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंध मैट्रिक्स के स्पष्ट विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? बता दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी भी, मैन, आदमी। बाकी सारे किसके अंदर शामिल होते हैं? लिंग संबंधी मैट्रिक्स की जो विधियां अपनाई जाती हैं, जो भी चीजें, उसके अंदर ये सब स्पष्ट विश्लेषण जो है करने के लिए वहां पे उसका पार्ट होते हैं भाई। सोशल रूप से लेबर, टाइम, रिसोर्स। ठीक है, चलिए बताओ, एजुकेशन साइकोलॉजी मेनली डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द कॉमन बिहेवियर ऑफ। जो एजुकेशन साइकोलॉजी वो किसके व्यवहार को समझने में हेल्प करती है भाई? 54 में राइट आंसर बता दी, 56 में सॉरी, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स के व्यवहार को, ऑप्शन बी। चलो ये डेफिनेशन बताओ किसकी है? द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम इज एजुकेशन। मतलब सबसे मेन जो हमारे लिए हमारी समस्याओं का समाधान का रास्ता है वो एजुकेशन है। डेफिनेशन किसने दी?
किसने दी? 57 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी भाई, टैगोर। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। कौन सा फैक्टर जो आपकी लर्निंग को प्रभावित नहीं करता है भाई? ऑप्शन डी भाई, बाकी सारी चीजें प्रभावित करेंगे आपको। ऑप्शन डी। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ खालिस्तान वोकल सिस्टम। भाषा एक प्रणाली जो खालिस्तान की मुखर प्रणाली है। ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी। अर्बिट्रेरी भाई, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है किस में हेल्प करती है भाई? किस में हेल्प करती है? क्रिएटिविटी में, रचनात्मकता को बढ़ाने में हेल्प करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है क्रिएटिविटी को बढ़ाने की। चलो ये बताओ, कौन सी एजेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल है खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए? यहां पे एक शब्द मैं बता दूं आपको, ये है भाई नाडा। नाडा, NADA। नाडा वर्ड है ये, ठीक है। बताओ राइट आंसर अब। यही है ऑप्शन सी, नाडा, ठीक है। चलो, भारत के अंदर पहला HIV का मामला कहाँ मिला था? बता दो चलो, कहाँ मिला था? ऑप्शन सी भाई, चेन्नई में मिला था। चलो नेक्स्ट। कौन सा जो संचारी रोग से संबंधित नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज से कौन सा संबंधित नहीं है? जल्दी बता दो, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, कार्डियोवास्कुलर। वेरी इजी क्वेश्चन। धीमी मौत, खालिस्तान इज ऑल्सो नोन एज किलर। धीमी मौत के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन सी, डी भैया, हेपेटाइटिस सी को स्लो किलर बोला जाता है। मलेरिया किससे फैलता है? किससे फैलता है? तो यहां राइट आंसर बता दो भाई, क्या होगा? तो यहां राइट आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा भाई आपका। ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लाज्मोडियम जितने भी टाइप है दे रखे ना यहाँ पे प्लाज्मोडियम के, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई। इनमें से जो है कौन सा जो है लक्षण डेंगू बुखार के लक्षण बता दो भाई। अगर आपको चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, तो कौन सा लक्षण है उसका? कौन सा है? ऑप्शन ए, मसल एंड जॉइंट पेन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे 66 में। चलो नेक्स्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें भाई। अब ये बताओ, द फैक्टर दैट वन शुड कंसिडर्ड इन द प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ प्रॉब्लम आर। भाई कौन सा फैक्टर आप सबसे ज्यादा कंसीडर करेंगे किसी चीज को, हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है वहां पे किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? किस चीज को देखोगे? समस्या की भयावहता को देखोगे, समस्या के समाधान की व्यवहार्यता को देखोगे, चिंता का स्तर देखोगे? सबसे ज्यादा किस सिचुएशन को देख के आप निर्णय लोगे कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सबसे पहले? इन सभी चीजों को ध्यान देंगे भाई, ऑल ऑफ द अबव। भाई समस्या की भयावहता क्या है, या हमारे सामने ऐसी समस्या है जिसका हमारे पास समाधान है, या लेवल ऑफ कंसर्न, मतलब चिंता का वहां पे लेवल कैसा, अपने हिसाब से भी आप निर्णय ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनिंग इंडिविजुअल टू डिटरमाइन इफ दे हैव बीन इन्फेक्टेड विद और एक्सपोज्ड टू इन्फेक्टिशियस डिजीज इज ए कोर। आपने कहीं पे स्क्रीनिंग की और आपको पता चल गया वहां पे बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो आप वहां पे जो है क्या तरीका अपनाओगे?
उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ कोरोना फैला अब, तो क्या तरीका अपनाया जाएगा, वहां पे क्या तरीका, पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी भाई। ठीक है। 69 भाई, लिगामेंट से संबंधित इंजरी पूछी, इस पूरे क्वेश्चन का ओवरऑल रिजल्ट यही निकाल देता हूं। मतलब ओवर स्ट्रेस कर दिया आपने लिगामेंट को, और उससे क्या हुआ, कुछ डैमेज हो गया आपके लिगामेंट, ठीक है, और जो उससे जुड़े हुए थे वो लिगामेंट डैमेज हो गए, तो ये किस प्रकार की इंजरी होगी भाई, 69 में जल्दी बता दीजिए। तो 69 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई, स्प्रेन कहलाएगा, स्प्रेन, ऑप्शन बी स्प्रेन। चलो, one of the best way to prevent sports injury is to be dedicated to a routine before or after you play sports or exercise। खेल के दौरान, खेल से पहले, खेल के बाद कौन सा तरीका आप अपनाओगे स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए, खेल से पहले और खेल के बाद कौन सा तरीका अपनाओगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्ट्रेचिंग, ऑप्शन बी। लिस्ट ए का लिस्ट 2 से मैच करना आपको, जल्दी से मैच कर लीजिए। स्क्रीन थोड़ी सी मैं छोटी कर देता हूं ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे। हाँ, स्प्रेन, स्ट्रेन, एवोल्यूशन, इन सीजन, क्या है ये सारे। तो 71 में मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं, जल्दी चूज कर लीजिए, ऑप्शन डी भाई, स्प्रेन। स्प्रेन किस प्रकार की इंजरी है, अभी हमने डिस्कस किया, लिगामेंट की, स्ट्रेन टेंडन की, एवोल्यूशन कोई पार्ट जहां से जुड़ा वहां से हट जाए, और इंसिजन कट मेड बाय शार्प ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ आ गई। चलो, 72 में जलने के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है भाई, आग लग गई कहीं से, आप जल गए, बर्न हो गए, तो कौन सा आप उसके अंडर नहीं आएगा, सी भाई लेयर, बाकी सारे आएंगे। नेक्स्ट, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि क्वेश्चन और क्लियर दिखे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूट इंजरी occurred suddenly while playing or exercising। Which of the following is not an acute injury occurred suddenly while playing or exercising? बता दो भाई, कौन सी जो है अचानक से नहीं लगती है, तीव्र चोट नहीं, अचानक कौन सी तीव्र चोट नहीं होती खेल या व्यायाम के दौरान, कौन सी, स्ट्रेन्ड बैक भाई, ऑप्शन बी, बाकी सारी हो सकती हैं। नेक्स्ट, chronic sports injury happen over a खालिस्तान ऑफ टाइम one takes part in sports and exercise। मतलब क्रोनिक इंजरी हो सकती है आपको, कितने लंबे समय तक आप खेल में पार्टिसिपेट करेंगे, तब क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए लॉन्ग पीरियड। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जो लिगामेंट है नी स्पोर्ट से संबंधित नहीं है, मतलब घुटने की चोट से संबंधित नहीं, ये बताना है भाई। खेल के दौरान चोट लगती है ना, लिगामेंट फट जाते हैं, तो वहाँ पे जिक्र आता ना, कई बार बोला फलाने का तो पोस्टीरियर लिगामेंट फट गया, इंटीरियर फंड, ये वो ऐसे, तो कौन सा वो लिगामेंट नहीं है जिसमें चोट नहीं लगती है, होता ही नहीं है। जॉइंट लिगामेंट कुछ नहीं होता भाई, नी के अंदर का जिक्र है, घुटने के अंदर, ये 3 लिगामेंट होते हैं जिनमें अक्सर चोट लगती है। अच्छा, आप गलत तरीके से खाते हो तो क्या चीज हो सकती है, कौन सी चीज डेवलप हो सकती है, ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है। चलो, केमिकल सब्सटेंस दैट एक्साइट ए पर्सन मेंटली और फिजिकली आर कॉल्ड। वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी पर्सन को मेंटली और फिजिकली उत्तेजित करते हैं, वो क्या होते हैं, 77, ऑप्शन सी ड्रग्स, ऑप्शन सी ड्रग्स। चलो बताओ,
चिल्ड्रन और टीनेज हु आर ओवरवेट और ओबेज कैन बिकम। जो चिल्ड्रन होते हैं और जो टीनेजर होते हैं वो कई बार ओवरवेट या ओबेज हो जाते हैं, तो वो जो है उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है या उनकी सिचुएशन कैसी हो सकती है एट प्रेजेंट टाइम। अगर वो मोटे हो गए इन फ्यूचर क्या होगा उनके साथ। ऑप्शन ए डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऑप्शन बी हैव पुअर सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी, क्या होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही हो जाएंगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, हैव पुअर सेल्फ इमेज भी हो सकती है आपकी, ठीक है, सेल्फ एस्टीम भी कम हो सकती है, मतलब दूसरे को देख के हीन भावना भी आ सकती है ना, भाई ये तो फिजिकली फिट है, ये वो इन फ्यूचर हो सकता है। अच्छा ये बताओ, अल्कोहल आपके वेट को कम नहीं करती, क्यों नहीं करती, उसके अंदर क्या होता है? क्या होता है? हाई नंबर ऑफ कैलोरी होती है उसके अंदर, इसलिए वो आपके वेट को कम नहीं करती है। आपने एक नॉर्मल सांस में जो हवा छोड़ी और अंदर ली वो क्या कहलाती है? फास्ट। क्या कहलाती है वो? टाइडल वॉल्यूम। भाई पेपर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अच्छा ये बताओ, सब मैक्सिमल कोई एक्सरसाइज कर रहा है, सब मैक्सिमल मतलब ड्यूरिंग सब मैक्सिमल वर्कआउट कोई महिला सब मैक्सिमल जो है एक्सरसाइज कर रही है, तो पुरुषों की तुलना में उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम वहां पे कितनी होगी? हाइयर होगी, पावरफुल होगी, इक्वल होगी या लोअर होगी? कितनी होगी पुरुषों की बजाय? लोअर। भाई महिलाओं की स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा पुरुषों से कम रहती है। वो अलग मैटर है कि वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन और एक हम इंडिविजुअल व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता उसके साथ तुलना करें ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों इक्वल एक्सरसाइज करते हैं तो मेंस की ज़्यादा मिलेगी। तो सब मैक्सिमल अगर कोई वर्कआउट कर रही है महिला तो पुरुषों की बजाय उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम कम मिलेगी भाई, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़ें। जब हार्ट रस्ट करता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है भाई? वो फेज जिसमें हार्ट मसल रेस्ट करती क्या कहलाती है? ऑप्शन भाई 82 में सी, डायस्टोल कहलाएगी वो। ऑप्शन सी डायस्टोल, ठीक है। आप किसी ऊंचाई पे जाके एक्युमुलेशन कर लेते हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो वो जो आपने कंडीशन वहां पे अचीव की वो कितने दिनों तक बनी रहेगी? जब आप नॉर्मल नीचे आओगे तो सॉरी कितने दिनों तक बनी रहेगी? सॉरी 1 से 2 वीक भाई, 1 से 2 हफ्ते तक बनी रह सकती है। अच्छा ये बताओ, हार्ट के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पंपिंग का काम करता है? द डैश ऑफ द हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब हार्ट का कौन सा पार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पंपिंग ऑर्गन कहलाता है? कौन सा? कार्डियोवास्कुलर मसल, कार्डियक मसल जो हार्ट को पंप करती है, ठीक है। इसके बाद ये डेफिनेशन नहीं, सॉरी, स्ट्रेंथ डेवलप करने का आइसोकाइनेटिक मेथड किसने डेवलप किया? किसने डेवलप किया? जे पेरिन ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, फैट सोलेबल विटामिन बता दो कौन सा है? ई। चलो ये आपको आता था, ठीक है। 87 का बता दो फिर। 87 और 88 दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। फंक्शनल कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एथलीट। फंक्शनल जो कैपेसिटी वो क्या कहलाती है? और खेल प्रशिक्षण एक एथलीट को तैयार करने की प्रक्रिया, मतलब किस रूप में तैयार करती है एथलीट को? फिजिकली करती है, साइकोलॉजिकल करती है, टेक्निकल करती है, ऑल ऑफ द अबव करती है। तो 87 में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी भाई। हार्ट रेट रिजर्व आपकी फंक्शनल कैपेसिटी कहलाती है। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस रूप में खिलाड़ी को तैयार करती है? ऑल ऑफ द अबव भाई, सभी। फिजिकली भी आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल भी ट्रेन करना पड़ेगा और टेक्निकली भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा उसको। देखो 88 क्वेश्चंस होंगे अभी तक, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो कंफ्यूजिंग लगे होंगे, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सारे भाई। अच्छा ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट वी लाइक पीपल हु लाइक अस। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आइडिया ये दर्शाता है कि मैं जिसको लाइक करता हूं वो मुझे भी लाइक करे? ठीक है, ये कौन सा आइडिया ये फीलिंग दर्शाता है कि वी लाइक पीपल हु लाइक अस, मतलब हम उन्हीं लोगों को लाइक करें या जो हमें लाइक करते हैं, जिसको हम लाइक करें वो हमें लाइक करे।
ऐसे ही इसको कोरिलेट आप कर सकते हो। तो क्या है वो है ऑप्शन बी भाई, रेसिप्रोसिटी ऑफ फीलिंग्स, मतलब एक दूसरे से बदले की वो होनी, फीलिंग होना भाई, जैसा मैं करूं वैसा ही मेरे साथ हो, तो ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोसिटी ऑफ फीलिंग। अच्छा ये बताओ, आप हिस्ट्री पढ़ोगे ओलंपिक गेम्स की, तो वहां पे एक चीज इजीली आप समझ पाओगे कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जो है हमारी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों हिस्सा है ये आपको ये बताना है, क्यों हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, ह्यूमन सोसाइटी का, ये बताना है। तो ये क्या करते हैं, ऑप्शन 4 दिए गए, चारों में से एक चूज कर लीजिए। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इंडिया के अंदर आप बहुत सारे उदाहरण देखोगे, जितने भी खेल संघ उनके ऊपर नेता बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेतृत्व किस प्रकार की एक्सरसाइज है भाई, नेतृत्व किस चीज की एक्सरसाइज है, ऑप्शन ए भाई, अथॉरिटी एंड मेकिंग डिसीजन, अथॉरिटी परमिशन देना और डिसीजन लेना, इन दो चीजों की एक्सरसाइज तो करती है, बार बार यही करने होते हैं लीडर को। चलो ये बताओ, पर्सनैलिटी कैन बी मेजर्ड थ्रू, पर्सनैलिटी को आप किससे माप सकते हो, ऑब्जर्वेशन से, रेटिंग से, प्रोजेक्टिव टेक्निक से, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव भाई, सभी टेक्निक्स हैं पर्सनैलिटी को मापने की। चलो 93 बताओ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड आर की कंट्रीब्यूट टू, फिजिकल एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स है इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, और क्या किस चीज में इनका की कंट्रीब्यूट्स होता है, महत्वपूर्ण योगदान किस चीज में है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का, किस में, 93 में जल्दी बता दो भाई, ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सोशल डेवलपमेंट भी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करता है, स्पोर्ट्स इन सारी डेवलपमेंट को ही करता है। इसके बाद बताओ, आजकल जो अर्थशास्त्री ना बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स है उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा, इकोनॉमिस्ट जो व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्री जो व्यक्ति हैं, धनाढ्य जो व्यक्ति हैं, वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आजकल इसकी तरफ आकर्षित, बता दो भाई। ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भाई, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से यहां पे जो लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर भी जो आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट बताओ, ग्रुप डायनेमिक्स स्टडी करता है, किस प्रकार के फोर्स की स्टडी करता है भाई, ऑप्शन ए भाई, इंडिविजुअल ऑन द ग्रुप और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, भाई अलग अलग लोगों का ग्रुप है उसकी स्टडी करेगा उस फोर्स की, या इंडिविजुअल जो ग्रुप के अंदर कोई फोर्स लगा रहा है, या कोई ग्रुप जो फोर्स लगा रहा है, उसके पीछे की जो स्टडी होती है ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर होती है भाई। अच्छा ये 96 में बताओ, स्पोर्ट्स के जो मेगा इवेंट होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो क्या दिखाते हैं वहां पे, उससे क्या पता चलता है, ऑप्शन बी, डिवोशन और सेलिब्रेशन, यही काम तो करते हैं, ऑप्शन बी भाई। 96 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी मान सकते हो आप इसका राइट आंसर 96 में, क्योंकि ऑप्शन सेम ही है भाई, ऑप्शन क्या है, सेम है बिल्कुल। तो एक मिनट भाई, ऑप्शन बी यहां पे, सॉरी यहां पे सी आएगा राइट आंसर, और यहां पे बी जो ऑप्शन है वो है, मैं बता देता हूं आपके पेपर में आ भी सकता है सेम क्वेश्चन, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर सी आएगा, डिवोशन एंड सेलिब्रेशन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या था ऑप्शन, मास पार्टिसिपेशन ऑप्शन था भाई बी, वो डिलीट हो गया किसी कारण से, यही कॉपी हो गया, मास पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऐसा कुछ करके, ठीक है, तो वो नहीं आएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, डिवोशन एंड सेलिब्रेशन। इतनी बात आपको समझ आ गई। इसके बाद सोशियोग्राम इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर, सोशियोग्राम किसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है ये बताना आपको, किसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है, टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेटर के लिए, कोचेज के लिए, ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए है भाई। इसके बाद लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, नीचे ऑप्शन भी दिए गए आप देख पाओगे।
यहाँ पे देखोगे तो नीचे दिए भाई ये लिस्ट 1 दे रखी है और ये लिस्ट 2 दे रखी है। सही मिलान कर दो भाई। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या करेगी, एजुकेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन उससे क्या होगा, क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी क्या करती है। राइट आंसर क्या होगा 98 में, ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या करती है, रिसर्च का काम करती है, रिसर्च का, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा, एजुकेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन, ये क्या करेगी, एजुकेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन, यही काम करेगी, स्पोर्ट्स पर्सन को एजुकेशन देगी। क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करेगी, इंप्रूव परफॉर्मेंस भाई, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी। डेवलपमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करेगी, यूथ एंगेजमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आगे, पहले स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि देखने में समस्या ना हो। अच्छा ये बताओ, प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है, खालिस्तानी जो मोटिवेशनल पावरफुल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कौन सा जो है मोटिवेशन का पावरफुल सोर्स है भाई, क्लासिफिकेशन, कंपटीशन, क्रिएटिवनेस, कोऑपरेशन। तो कंपटीशन भाई, प्रतियोगिता जो है एक पावरफुल सोर्स है मोटिवेशन का भाई। इसके बाद चलो बताओ, अग्रेशन जो है हमारे व्यवहार का एक जन्मजात हिस्सा मान सकते हो, सहज व्यवहार मान सकते हो, और ये एक हद तक स्वीकार्य है। किस हद तक स्वीकार्य है आप बता दो भाई, इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार माना जाता है, और ये माना जाता है कि हमारे हिस्से जो हमारे सोशल व्यवहार का एक इंपॉर्टेंट जो है नॉर्मल सा पार्ट है। तो 56 मिनट के वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, आप देखोगे 100 क्वेश्चन, और 100 और बचे उनको भी कवर करते हुए चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। सोशल बिहेवियर के रूप में आप कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ फेयर प्ले और स्पोर्ट्स एथिक्स। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है निष्पक्ष खेल का स्तंभ नहीं, ये बताना आपको। ट्रस्ट, वर्थनेस, फेयरनेस, फियर, केयरिंग, कौन सा जो है फेयर प्ले और स्पोर्ट्स एथिक के एक पिलर के रूप में काम नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो यहां पे 101 में राइट आंसर चूज कर लीजिए। 101 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, फियर। भय का जो है किससे कोई लेना देना नहीं है आपका, स्पोर्ट्स एथिक और फेयर प्ले से कोई लेना देना नहीं है भाई। चलो रिएक्शन टाइम बताओ किसका कंपोनेंट है, रिएक्शन टाइम बताओ किसका कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है भाई, स्किल रिलेटेड फिटनेस का है भाई। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में 5 ही आते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन। स्किल रिलेटेड फिटनेस में क्या होता है, रिएक्शन टाइम आपका शामिल होता है भाई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन हो सकता है, रैपिड मूवमेंट इन्वॉल्व है इन रिक्वायरिंग स्ट्रेच पोजिशन इज नोन एज। इन्वॉल्विंग रैपिड मूवमेंट इनटू रिक्वायरिंग स्ट्रेच पोजिशन इज नोन एज। भाई आप स्ट्रेच कर रहे हो और वहां पे तेजी से आप बार बार स्ट्रेच कर रहे हो रिदमिक वे में, तो वो किस प्रकार की आपकी स्ट्रेचिंग कहलाएगी, ये पूछा है अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग भाई, ऑप्शन बी ए राइट हो जाएगा भाई। चलो बता दो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल फिटनेस। कौन सा फैक्टर जो है आपकी फिजिकल फिटनेस को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा, परफॉर्मेंस। आप प्रोफेशनल ले, आप सिर्फ फिजिकल फिट रहते हो तो परफॉर्मेंस का क्या लेना देना है, ये बताओ। आपकी बॉडी स्टेशनरी है या मूविंग परिस्थिति में है, और आप
कि बॉडी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, तो वो क्या कहलाएगी वो स्थिति, वो आपकी अक्षमता क्या कहलाएगी अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, चाहे वो स्टेशनरी में है चाहे मूविंग अवस्था में है, तो वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी, बैलेंस, ऑप्शन सी बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम पहुंच गए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बताओ, एक मिनट भाई, अच्छा ये रह गया 106 नंबर क्वेश्चन। एनाटॉमिकल फैक्टर जो है किस चीज का कंपोनेंट है भाई, एनाटॉमिकल जो फैक्टर है किस चीज का कंपोनेंट है, 106 किस चीज का है, ऑप्शन बी भी, वेलनेस का। चलो नेक्स्ट, स्पीड जो है हर खेल का एक हिस्सा है, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, बता दो भाई, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ऑल ऑफ द अबव, सभी करते हैं निसंदेह, कोई शक नहीं। चलो बताओ, रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिले इन ओल्डर एडल्ट्स, अगर जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, जो वयस्क हैं, वो खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो जो गेम एंड स्पोर्ट्स उनके अंदर किस चीज को देरी से आने देते हैं, क्या चीज उनके अंदर डिले हो जाती है एडल्ट्स के अंदर भाई, क्या चीज, ऑप्शन ए भाई, एजिंग प्रोसेस, एज जो होने की प्रक्रिया वो स्लो हो जाती है भाई। चलो बताओ, वो अक्षमता आप जिसमें मैक्सिमम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है पैदा कर सकते हैं इंस्टेंटली एक्सप्लोसिव बुरशूट के साथ, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, ऑप्शन सी भी, पावर। बताओ, किसी की बॉडी फैट को आप किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, बता दीजिए राइट आंसर। यहां आपका राइट आंसर आ जाएगा बीएमआई भाई, बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा रिलेटिव बॉडी फैट जो है मापा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बीएमआई। नेक्स्ट है, डेफिनेशन दे रखी है, द डेफिनेशन, एनी एक्टिविटी दैट यूजेज लार्ज मसल ग्रुप कैन बी मेंशन्ड कंटिन्यूसली एंड रिदमिक इन नेचर, कोई भी एक्टिविटी जिसमें लार्ज मसल ग्रुप यूज होती हैं और कंटिन्यू वो किया जाता है एक रिदमिक वे में, एक रिदमिक नेचर में, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, एरोबिक एक्सरसाइज भाई, कंटिन्यू कर रहे हो, लार्ज मसल ग्रुप यूज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, एरोबिक एक्सरसाइज। अच्छा, 1956 के ओलंपिक में कौन सी भारतीय टीम को हार मिली थी भाई, 1956 के जो ओलंपिक थे सेमीफाइनल में टीम पहुंच गई थी और हार मिली थी उसको, एक पेपर में हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, वहां पे हॉकी पढ़ लिया था, लेकिन अभी मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं, फुटबॉल भाई, ऑप्शन बी, फुटबॉल। चलो ये बताओ, फ्री स्टाइल शब्द और किस खेल में यूज होता है, किस किस खेल में यूज होता है फ्री स्टाइल शब्द, किस में यूज होता है, यूज होता है रेसलिंग एंड स्विमिंग में भाई। अच्छा ये बताओ, जो टेबल टेनिस में जो मेज होता है उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होती है, 76 फीट, सॉरी 76 सेंटीमीटर भाई, 76 सेंटीमीटर। चलो ये बताओ, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है। ये गेम्स दे रखे हैं, कौन सा किस सतह पे खेला जाता है वो बता रखा, ग्राउंड का नाम उससे गेम से रिलेटेड, तो बता देता हूं मैं स्पीडली। रेसलिंग किसके ऊपर खेला जाता है भाई, रेसलिंग मैट के ऊपर, पता है ना आपको। बॉक्सिंग कहाँ, रिंग में। क्रिकेट पिच के ऊपर खेली जाती है। बैडमिंटन कोर्ट के ऊपर। तो अब देख लेना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 115 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, डेक्थलॉन में जो पहले दिन इवेंट होते हैं वो उनकी आपको बतानी है सीक्वेंस। 116 में क्या होता है, ऑप्शन बी 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर। ये बताओ निम्न में से जो कौन सी जो है संस्था जो कंट्रोल करती है भारतीय
टीम को जो ओलंपिक में जाती है उसके पार्टिसिपेशन को कौन सी संस्था करती है भाई? बता दो। आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से जो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन नहीं है, कौन सा? जल्दी बता दो भाई। आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं है ना, बाकी तो सारी हैं। फीफा भी है, फीबा भी है, आईओसी भी है। अच्छा, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल बता दो भाई, कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे? एथेंस में, ऑप्शन सी। ओके, ये बताओ, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू इन्फॉर्म पीपल और टू प्रेजेंटिंग और इंटरप्रेटिंग। स्वास्थ्य शिक्षा का पहला उद्देश्य लोगों को सूचित करना, प्रस्तुत करना, व्याख्या करना। क्या करना है? सबसे पहले आप क्या चीज लोगों को बताओगे? साइंटिफिक हेल्थ डाटा भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन में किसको जो है, किसकी वेलबींग को इंक्लूड किया जाता है? किस किस को शामिल किया जाता है भाई? ऑप्शन ए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर देता हूं भाई। हाँ हाँ भाई, किसी ने जो है हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन को जो है एनालाइज किया और उसके बाद सोमरस और अडोप्टेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन जेई पारक स्टेटेड विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। उसने फिर जो है हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव बताए कौन कौन से। उन्होंने क्या किया, सोमरस द्वारा जो डेफिनेशन दी हेल्थ एजुकेशन की उसको एनालाइज किया, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रिवेंटिव मेडिसिन बताई उनका अध्ययन किया। उसके बाद जेई पार्क ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव बताए। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव वो बताने आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज, यही तो होगा। इसके बाद भाई हेल्थ एजुकेशन का स्कोप कौन सा नहीं है निम्न में से दिए गए ऑप्शंस में से बताना आपको, कौन सा नहीं है? हेल्थ मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। हेल्थ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता दो भाई, क्या एम है? क्या एम है? ऑप्टिमल हेल्थ। चलो नेक्स्ट बताओ। आजकल की जो जनरेशन है उसमें हेल्थ और इसकी मेंटेनेंस को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है भाई? मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट माना जाता है भाई इसको। चलो ये बताओ, ए वेल बैलेंस्ड is necessary concept of environment for healthful living with in its concept। एक अच्छी तरह से संतुलित अपने दायरे में रहकर साथ में स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण की आवश्यक अवधारणा है। कौन सी आवश्यक अवधारणा है भाई? कौन सी? ऑप्शन बी भाई, रूटीन एंड शेड्यूल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अपने दायरे में तो रहना ही है, इसके बाद रूटीन और शेड्यूल भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो 126 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इतनी बात आपको याद रह जाएंगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट बता दो भाई, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एलिमेंट जो है वर्क प्लेस को हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाने से संबंधित नहीं है, मतलब एसेंशियल नहीं है भाई वर्क प्लेस को हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाने के लिए? कौन सा नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? सोच लीजिए।
कौन सा? ऑप्शन डी भाई, वीड्स, वीड्स, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि नेचुरल लाइट होनी चाहिए, ओपननेस भी होनी चाहिए और प्लांट लाइफ भी वहाँ पे होनी चाहिए। वीड्स का वैसे मतलब आप निकालोगे तो इसका मतलब होता है मातम। अब जो कार्यस्थल है उसको स्वस्थ और उत्पादक बनाने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? वहाँ पे मातम नहीं होना चाहिए, होना मतलब सभी लोग खुश होने चाहिए, नेचुरल। सारे ऑप्शन लग रहे हैं तो डीएसएस भी ने इसका मान रखा ओपननेस, लास्ट टाइम आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दो, चाहे मेरे ख्याल से आपके पेपर में आएगा नहीं। हम यही कहें जो चीज़ हमें नहीं आती वो हमारे पेपर में नहीं आएगी, सबसे पॉजिटिव रहने का तरीका यही होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है मेरे को यार, इसका समाधान मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट जिस सूत्र को माने उसके साथ आप जा सकते हो। तो ओपननेस तो होनी चाहिए, लेकिन डीएसएस भी मान रहा है इसको, तो कुछ एक क्वेश्चंस में कन्फ्यूजिंग हो सकता है भाई। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बताओ, फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिस एट लीजियर टाइम इज हाईलाइटेड एज द स्ट्रेटजी टू। क्या राइट आंसर होगा आपका? वो फिजिकल एक्टिविटी जो लीजियर टाइम में की जाती है, वो क्या करती है? क्या करती है वो? हेल्थ प्रमोशन, एक तो हेल्थ का प्रमोशन करेगी और अवॉइड क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज को अवॉइड करेगी भाई, ठीक है। विच ऑफ दीज आर कोर वैल्यूज इन हेल्थ प्रमोशन? हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्वास्थ्य संवर्धन में मूल मूल्य हैं, बता दो भाई। 129 में राइट आंसर दे दीजिए, ऑप्शन डी भाई, सारे ही होंगे। एक होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, 6 टू इनहांस पीपल सोशल पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्विंग इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन भाई, ये सारे इसके पार्ट है। विच ऑफ दीज इज नॉट प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर ड्रोनिंग एंड नियर ड्रोनिंग? इनमें से कौन सा डूबने और डूबने के पास के लिए एक सिद्धांत का अंशदायी कारक नहीं है? यहां पे 5 ऑप्शन आए हुए थे एग्जाम के अंदर भी भाई। मैं एक चीज बता दूं आपको, 130 नंबर क्वेश्चन में जो पेपर था ये पीछे आया था, तो इसमें 5 ऑप्शन ही आए हुए थे, तो वहां पे कंफ्यूजन क्या हुआ, फिर शायद ये क्वेश्चन हट गया होगा। तो ये क्वेश्चन बाद में सबको ग्रेस दिया होगा, इस मार्क को, इस क्वेश्चन को डिलीट किया होगा डीएसएसबी ने, लेकिन वैसे इसका आंसर माना था उन्होंने एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट भाई, एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि ए ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया था पेपर में, ठीक है। तो पेपर में बाई चांस इस बार 4 आ जाए तो आप एंटीबायोटिक के साथ जाना, ठीक है। चलो, बॉडी जो टाइप क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था सोमेटो टाइप के ऊपर, बता दो भाई, किसके द्वारा? शेल्डन के द्वारा। चलो ये बताओ, पॉलिसीज एंड एक्शन आर कंट्रोल्ड एयर पोल्यूशन फॉर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री कैन बी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन फॉर। जो पॉलिसीज और एक्शंस होते हैं जो कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं पोल्यूशन को व्हीकल्स और इंडस्ट्री के जो द्वारा होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए होता है? ये क्यों लिए जाते हैं एक्शन? मैं आपसे पूछूं क्यों इंपॉर्टेंस होती है इन एक्शंस को लेना, क्यों जरूरी होता है? तो ये सारे आएंगे भाई, हेल्थ इक्विटी के लिए, हेल्थ इनिशिएटिव के लिए और हेल्थ हैजर्ड्स के लिए। इन सब से बचने के लिए ये सारे किए जाते हैं भाई, मतलब हेल्थ इक्विटी सबका जो है हेल्थ अच्छा रहे, तो इन सब के लिए ही जो ये जो है प्रोसेस अपनाई जाती हैं। तो 132 में राइट आंसर क्या, सॉरी भाई, 132 में राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए भाई। डीएसएसबी ने इसका राइट आंसर माना था ऑप्शन ए भाई, ये मेरे हिसाब से आंसर मैं आप बता रहा था आपको, फ्लो में बोलगा। हेल्थ इक्विटी के लिए भाई, सबको जो है समान अधिकार मिले स्वस्थ रहने का, यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। मैं बता रहा हूँ ओवरऑल क्यों जरूरी है भाई, हेल्थ इनिशिएटिव के लिए, हेल्थ हैजर्ड्स, हेल्थ से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? हेल्थ इक्विटी के लिए, स्वास्थ्य की समानता के लिए एक्शन लिए जाते हैं सबके खिलाफ, जो व्हीकल्स और इंडस्ट्री वगैरह होती हैं उनके जो कंट्रोल करने के लिए एयर पोल्यूशन को।
बनाए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, तो 132 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई। चलो 133 नंबर क्वेश्चन, थोड़े से यहाँ पे ऑप्शन नीचे चले गए तो स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं हम। 133 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा और छोटा करूं मैं स्क्रीन को। हाँ, यहां पे देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पेरेंट इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड केयर? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है पेरेंट चाइल्ड केयर में जो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसका बेनिफिट नहीं है? तो 133 में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा बेनिफिट नहीं है? ऑप्शन सी भाई, चाइल्ड फील बेटर इन प्ले टाइम एक्टिविटी। ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है जो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं चाइल्ड केयर के अंदर। आप इन ऑप्शंस को पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा। टीचर के साथ जुड़ते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट होते हैं स्टाफ के साथ, चिल्ड्रन फील वैल्यूड व्हेन देयर पेरेंट टेक इंटरेस्ट इन देयर लाइव्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करें। एडोलसेंस से जो प्रॉब्लम जुड़ी है मेजर, वो कौन कौन सी है भाई? कौन कौन सी? ऑल ऑफ दीज, सभी जुड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट। किशोरों की प्राथमिक समस्याएं क्या है स्वास्थ्य की भाई? क्या हो जाएगा 135 में? सब्सटेंस अब्यूज भाई, जो आजकल सब्सटेंस यूज होते हैं सबसे बड़ी समस्या बनी हुई फिलहाल ये। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? क्या है? ऑप्शन ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड चेंज थ्रू इट्स लाइफ स्पेन। जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है और चेंज होता है पूरी लाइफ टाइम, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो। अच्छा ये बताओ, 137 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा फाउंड किया गया? जल्दी बता दो भाई। रामकृष्ण मिशन इज फाउंडेड बाय, जल्दी बता दो भाई, किसके द्वारा? ऑप्शन बी भाई, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। 137 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई। इसके बाद द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के गुणांक की सीमा बता दो भाई। ऑप्शन एक, ऑप्शन बी, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा ये बताओ, किस आर्टिकल में लिखा है जो है प्राइमरी एजुकेशन जो सभी के लिए फ्री है और कंपलसरी है? ऑप्शन ए भाई, आर्टिकल 21A ऑफ 2009 एक्ट। नेक्स्ट, पहली वोमेन टीचर इंडिया के अंदर, सॉरी भाई, ऑप्शन सी भाई, सावित्रीबाई फुल्ले, ऑप्शन ए। इसके बाद एक 141, चिल्ड्रन एक्वायरिंग स्किल्स एट ए वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ इज द इफ द पेरेंट आर रिस्पॉन्सिव एंड। मतलब जो बच्चे हैं वो अर्ली स्टेज पे ही स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज पे ही, अगर उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव हों और क्या हो दूसरा, यहां राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग भाई, समझदार भी हो वो साथ की साथ, ऑप्शन ए भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट,
केयर गिवर स्किल्स ट्रेनिंग इज बीइंग रिकमेंडेड बाय फॉर फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिलेज। किसके लिए रिकमेंडेड, किसके द्वारा रिकमेंडेड की गई है केयर गिवर स्किल ट्रेनिंग भाई? किसके द्वारा भाई? जो फैमिलीज के अंदर जब बच्चों की जो डेवलपमेंट डिले हो जाती है वहां पे जो है केयर गिवर स्किल ट्रेनिंग रिकमेंड की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? 142 में आपका भाई, माफी चाहूंगा, यहां जो राइट आंसर होगा WHO आएगा। WHO यहां पे राइट आंसर आएगा, WHO यहां पे बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। मैं माफी चाहूंगा, यूनिसेफ नहीं आएगा, ध्यान रखें WHO आएगा। चलो नेक्स्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली इज मेनली बेस्ड ऑन विच ऑफ दीज पिलर। फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो किस स्तंभ के ऊपर आधारित है भाई? किस स्तंभ पे आधारित है? तो यहां राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, साइज ऑफ द फैमिली। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। एस्पार्टिक एसिड साल्ट आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एस्पार्टिक जो एसिड है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है भाई? किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? ऑप्शन बी भाई, फटीक। फिर है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया इज रूटेड इन। भारत में जातिगत भेदभाव की जड़ें हैं, किस पे आधारित है भाई ये जड़ें? क्या हो जाएगा राइट आंसर? रिलीजन भाई, धार्मिक आधार पे जो है ये जड़ें गहरी बैठी हुई इंडिया के अंदर भाई। चलो लिस्ट एक हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कूली शिक्षा का उद्देश्य बताना है भाई आपको? स्कूली शिक्षा का एम बताओ कौन सा है? सारी हैं भाई, ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव बता दो भाई। ऑप्शन बी भाई, डेवलप थिंकिंग पावर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर को बढ़ाना भाई। टीचर जो टीचिंग एड्स का क्यों यूज करते हैं भाई? ऑप्शन बी भाई, मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर? गुड क्वेश्चन पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है भाई? एक अच्छे पेपर की, क्वेश्चन पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन बी भाई, सब्जेक्टिविटी। ऑप्शन बी, सब्जेक्टिविटी। इसके बाद विच ऑफ दीज डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन? कौन सी डिजीज जो है इन्फेक्टेड मैमल से जो है मनुष्य में प्रेषित होती है भाई? कौन सी? रेबीज भाई। ऑप्शन बी रेबीज, कुत्ते को काटने से होती है ना। बताओ।
थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कुड HIV एड्स ट्रांसमिटेड, किसके द्वारा HIV एड्स जो ट्रांसमिट हो सकती है? किसके द्वारा? इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं भाई, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। DSS भी जा रहा था ऑल ऑफ दीज के साथ, लेकिन आप किसी से पानी पी लोगे उसी आदमी से तो कुछ नहीं होना। और डायरेक्ट उसका बॉडी का फ्लूइड आपकी बॉडी में चला जाए तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। आप HIV एड्स से जो पीड़ित उसके साथ रह लोगे तो भी कुछ नहीं होना आपको। हाँ, उसका फ्लूइड जो है आपके बॉडी के फ्लूइड में नहीं जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई। रेबीज इज ऑल्सो नोन एज, रेबीज का दूसरा नाम पूछा है भाई। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बताओ। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना। स्क्रीन को छोटी कर लेते हैं। हाँ, बता दो भाई। 153 में बता दो राइट आंसर। ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी 153। सॉरी, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए, माफी चाहूंगा, ऑप्शन ए भाई। ऑप्शन ए यहां पे राइट हो जाएगा। कोलेरिया किससे फैलता है? वाइब्रो कोलेरिया, चिकन पॉक्स, वेरियोला वायरस, TB, माइक्रोबैक्टीरियम, और फिर आपका बच गया लेप्रोसी। ऑप्शन 3 भाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। स्क्रीन को बड़ा कर दें। 154। A contagious disease is the one that is transmitted through। कॉन्टेजियस संक्रामक रोग खालिस्तान के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है भाई? कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी। 155 भाई, 155। खालिस्तान इज डिफाइंड एज ए पर्सन इन द पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाई एज हैविंग ए पर्टिकुलर डिजीज, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये क्या कहलाता है भाई? भाई एक पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति है जो आइडेंटिफाई किया गया पर्टिकुलर डिजीज के साथ या हेल्थ डिसऑर्डर के साथ, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है भाई, ए केस, वो एक केस कहलाता है। WHO इज ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। कब बनाता है भाई? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब बनाया जाता है? ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा, 28 जुलाई को भाई। चलो बताओ। जब आपको चोट लगी तो एक थेरेपी अपनाई जाती है राइस, उसका सही अनुक्रम बता दो भाई। ऑप्शन बी भाई, राइस, RICE। आजकल प्राइस भी हो रहा है ये। चलो बताओ। पटेलर टेंडेंटीज ऑक्यूर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो नोन एज। पटेलर टेंडेंटीज एक बीमारी है जो आपको हो सकती खेल के दौरान, चोट लग सकती है। इसका दूसरा नाम भाई? सी, जैम्परनी भाई। ठीक है। इसके बाद टेनिस एल्बो, पेनफुल कंडीशन काज्ड बाय। क्यों होती है टेनिस एल्बो भाई? ओवर यूजिंग एल्बो, एल्बो का बहुत ज्यादा यूज करने के कारण भाई। चलो बताओ, खेलों में चोटों से आप बचना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई?
और 61 नंबर, हैमस्ट्रिंग इंजरी कब हो सकती है? तो यहां हो जाएगा प्रॉपर टेक्निक भाई। और हैमस्ट्रिंग इंजरी कब होती है? कब होती है? सी, मसल आर स्ट्रेच्ड टू फार, मसल को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने से भाई। नेक्स्ट, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी नहीं है भाई? कौन सी नहीं है? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हार्ड टिश्यू की इंजरी है ना। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी occur when a sudden physical assault on the head cause damage to the, भाई दर्दनाक मस्तिष्क की चोट आपको लग सकती है जब सिर पर अचानक शारीरिक हमले के कारण नुकसान हुआ। कहां नुकसान हुआ? ब्रेन में भाई, ऑप्शन बी। पीपल हु आर इंजेक्ट ड्रग्स आर एट द रिस्क ऑफ, वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो किस बीमारी की रिस्क पे होते हैं भाई? किस प्रकार की बीमारी उन्हें हो सकती है? ऑप्शन डी भाई, ऑल ऑफ दीज, कोई भी बीमारी उनको हो सकती है इनमें से। कौन सा जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा बैन नहीं किया गया है? ऑप्शन ए भाई, अल्कोहल। बताओ भाई। निकोटिन किसी भी टबैको प्रोडक्ट में होता है। अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड व्हेन ए पर्सन यूज इट, मतलब जब यूज करता है तो ब्लड में जाता है, और ब्लड में जब एंट्री कर लेता है तो निकोटिन जो है किसको स्टिमुलस करता है इमीडिएटली? किसको उत्तेजित करता है? किसको उत्तेजित करेगा? एड्रेनल ग्लैंड को भाई, ऑप्शन सी। बता दो भाई। विच ऑफ दीज हेल्थ रिस्क आर नॉट एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड ओबेसिटी, कौन सी जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, कौन सी रिस्क नहीं होती है चाइल्डहुड जो ओबेसिटी होती है उसमें भाई? अंडरवेट, अब ओबेज हो गया तो कोई अंडरवेट तो हो ही नहीं सकता भाई, बाकी सारी बीमारियां हो सकती हैं आपको। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो किसके ऊपर काम करता है भाई? किसके ऊपर काम करता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड भाई मसल्स के ऊपर काम करता है ये। लेकिन यहां जो डीएसएसबी ने आंसर माना वो माना था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऑलवेज याद रखना ये काम करता है हमेशा मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो यहीं पे। कैफीन इज ए ड्रग विच इफेक्ट द, कैफीन किसको प्रभावित करता है भाई? ब्लड वेसल और हार्ट को भाई। ठीक है, कैफीन, कैफीन किसको प्रभावित करता है भाई? ऑप्शन बी भाई, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को भाई। ठीक है, हालांकि डीएसएस भी यहां पे जा रहा था ब्लड वेसल एंड हार्ट के साथ, लेकिन यहां पे आंसर, राइट आंसर है इसका ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम भाई, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है आपका कौन? कैफीन। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, कोई रेगुलर स्मोकर है, वो स्मोक करता है, क्या होगा उसको? क्या होगा? क्या होगा उसको भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
170 में। ऑप्शन डी भाई, ऑल ऑफ द अबव। कोकीन किसकी पावरफुल स्टिमुलेंट दवा है भाई? कोकीन 71, 171 का राइट आंसर। ब्रेन की भाई, ऑप्शन ए ब्रेन। किसने दी डेफिनेशन? एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। तो ये डेफिनेशन किसकी है भाई? बूशर की है भाई, ऑप्शन बी बूशर। चलो बताओ। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज बिकम ऑन द वेरिएबल फैक्टर। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा के लिए चर कारक में कौन कारक में से एक बन गया है? जल्दी बता दो भाई। ऑप्शन है भाई क्रॉस कल्चरल, एक मिनट। हाँ ऑप्शन है भाई क्रॉस कल्चरल इंटीग्रेशन भाई। नेक्स्ट है, भारत में जो है राष्ट्रीय फिटनेस स्कोर योजना कब शुरू की गई? 1965 में भाई। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन ए भाई। चलो बताओ। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया था नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑप्शन सी भाई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज गिवन ए न्यू डायमेंशन टू फिजिकल एजुकेशन इन रिसेंट टाइम। आजकल के वर्तमान दौर में जो है फिजिकल एजुकेशन को नया आयाम किसने दिया है? ऑप्शन सी भाई थ्रस्ट ऑफ ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड की भूख ने भाई। अच्छा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब अस्तित्व में आया भाई? 1954 में भाई, 1954 में। ये डेफिनेशन किसकी है? द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल एजुकेशन ऑल ट्रेनिंग शुड बी मैन मेकिंग। सभी एजुकेशन का और सभी ट्रेनिंग का लास्ट का उद्देश्य है कि आदमी बन पाए, मतलब इंसान बन पाए। ये डेफिनेशन किसकी है? किसकी है भाई? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। चलो नेक्स्ट बताओ। ये बात किसने कही थी भाई? आजकल इंडिया को जो गीता की नहीं, भगवत गीता की नहीं, फुटबॉल मैदान की जरूरत है। किसने कहा था? वेरी जी क्वेश्चन, मोस्ट फेमस, स्वामी विवेकानंद ने भाई। ऑप्शन बी। बताओ कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से न्यू ऑब्जेक्टिव नहीं है फिजिकल एजुकेशन का? 180। ऑप्शन डी भाई इंटरपर्सनल डोमेन भाई। बाकी सारे न्यू ऑब्जेक्टिव हैं फिजिकल एजुकेशन के। इसके बाद ट्रांसपेरेंट सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड। एक पारदर्शी सेल मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर में, उसको क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा भाई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान आपको करना है। - 182 भाई। आर्टरी क्या करती है? एरिट्रियोल्स क्या करती हैं? कैपिलरी क्या करती है? वेन्स क्या करती हैं? 182। ऑप्शन सी भाई। ऑप्शन सी आर्टरी कैरी हाई प्रेशर ब्लड फ्रॉम है हार्ट। टी आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। और दूसरा फिर एरिटोटल्स क्या करती हैं? कनेक्ट आर्टरी टू कैपिलरीज से कनेक्ट होती हैं। और कैपिलरीज क्या करती हैं? कनेक्ट एरिटोटल्स टू वेन्यूल्स। और फिर वेन्स क्या करती हैं भाई? ऑप्शन 3 वेन्स कैरी लो प्रेशर ब्लड फ्रॉम
वेन्यूल्स टू हार्ट। ठीक है, थोड़ा सी स्क्रीन बड़ी कर लें। शरीर का सबसे बड़ा अंग भाई, सबसे बड़ा अंग शरीर का कौन सा है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। बता दो। ब्लड प्रेशर ऑफ एथलीट टेंड्स टू मोर स्टेबल एंड रिमेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन द नॉन एथलीट। एथलीट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्थिर रहता है गैर एथलीटों की बजाय तुलना में व्यायाम के दौरान। नॉर्मल रहेगा, लोअर रहेगा, हाइयर रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा। लोअर रहेगा भाई, ऑप्शन बी। जिसके अंदर स्लोटविच मसल फाइबर कम होते हैं वो किस में अच्छे होते हैं, किस में बेहतर होते हैं भाई? किस में बेहतर होते हैं? ऑप्शन ए भी, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट में वो अच्छा करते हैं। नेक्स्ट बताओ। इफ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंज इट्स लेंथ टू प्रोड्यूस फोर्स, द कॉन्ट्रैक्शन टाइप। किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन है भाई वो, जहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और लेंथ चेंज होती है? ऑप्शन सी भाई, आइसोटोनिक। चलो बताओ। पेस ट्रेनिंग employs an intensity at or slightly higher than race competition intensity. The intensity corresponds to the lactate threshold, therefore this type of training is often called। आप दौड़ रहे हो फिर स्लाइटली इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, तो ये ट्रेनिंग क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाएगी? एक पेस पे दौड़ रहे हो और अचानक से अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, तो ये क्या कहलाएगी? एनारोबिक इंटरवल ट्रेनिंग कहलाएगी भाई। चलो नेक्स्ट। व्हेन डिजाइनिंग फंक्शनल एक्सरसाइज रूटीन, की फैक्टर टू बी कंसंट्रेटेड आर। आप कोई भी कार्यात्मक व्यायाम दिनचर्या डिजाइन कर रहे हो तो उस समय आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन चूज करो भाई, राइट जो भी आपको लगता है। ऑप्शन बी भाई, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। इसके बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, इफ ओवरलोड इज इम्पोज्ड इट रिजल्ट इन। अगर ट्रेनिंग के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन को ओवरलोड दे दिया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा? ऑप्शन डी सभी होंगे। बॉडी ब्यूटीफुल किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन सी भाई, ग्रीक्स के द्वारा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बता दो भाई। होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकल ट्रेनिंग के सबसे पहले सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए भाई? किसने बनाए शारीरिक प्रशिक्षण के नियम? गैलन ने भाई, गैलन। बता दो। फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ मैन मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वन 193। ऑप्शन ए भाई, इन एंड बाई। फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ मैन इन एंड बाई मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जैसे कैसे करके फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा फिजिकल एजुकेशन देना आदमी को। ठीक है, एजुकेशन देना, फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ मैन। फिजिकल एजुकेशन जो है आदमी की शिक्षा है इन एंड बाई के द्वारा, के अंदर फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, जेफ विलियमसन का जिक्र आया है। जेएफ
विलियम्स का जिक्र आया है। क्या एम है भाई? शुड एम टू प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप भाई। फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप। नेक्स्ट, मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर पावर और एक्सप्लोसिवनेस इज। ट्रेनिंग मेथड बताना है पावर और एक्सप्लोसिवनेस को बढ़ाने का भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, प्लोमेट्रिक। मैक्रो की ड्यूरेशन बता दो भाई, मैक्रो साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है? डी भाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भाई, मैक्सिमम टाइम जो दे रखा वो चूज करना आपको। 1 ईयर मैक्सिमम दिया होता तो उसको चूज करते। अच्छा बताओ, खालिस्तान थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिस। कौन सी थ्योरी जो है रिफ्लेक्सिस के ऊपर डिपेंड है भाई? पावलोव की थ्योरी भाई, ऑप्शन ए, पावलोव की थ्योरी। 198 भाई। चेंज इन मोमेंटम रिजल्टिंग फ्रॉम ए फोर्स मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज। इंपल्स, ऑप्शन बी भाई। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू एक्सरसाइज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी किसके द्वारा डेवलप की जाती है? किस प्रकार की एक्सरसाइज के द्वारा भाई? ऑप्शन बी भाई, एजिलिटी की जो एक्सरसाइज होती है वो आपके अंदर जो है डेवलप कर सकती हैं कोऑर्डिनेशन एबिलिटी भाई। द एबिलिटी टू रिएक्ट टू ए स्टिमुलस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज। कम से कम समय में किसी उत्तेजना के ऊपर प्रतिक्रिया देना क्या कहलाएगा? ऑप्शन है भाई, रिएक्टिव स्पीड। रिएक्टिव स्पीड ये कहलाएगा। रिएक्टिव स्पीड ये कहलाएगा भाई। रिएक्टिव स्पीड ये कहलाएगा। आज के 200 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं हमारे यहाँ पे। और मैंने जैसा आपसे वादा किया था, कल तो हमारी जैसे 40 क्वेश्चंस की मैंने वीडियो डाल दी थी, क्योंकि पहले जब मैं वीडियो को शूट कर रहा था तो कुछ गलतियां हो गई थी। उन गलतियों को दूर करने के चक्कर में दोबारा से वीडियो जो पूरी बनानी पड़ी थी। और आज जो है हमने पूरे के 200 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस आज हमने पूरे अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। 200 क्वेश्चंस जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कशन की, डिस्कशन तो नहीं की, मैं माफ़ी चाहूँगा, 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे आए होंगे जो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। उन क्वेश्चंस को आपको लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। और ओवरऑल मेरे को स्कोर बताना है कि 200 में से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। इन 200 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। और पीछे का जो मैं बता देता हूँ, ये आपका पेपर है लास्ट ईयर 2018 का फीमेल का पेपर भाई, फीमेल का पीजीटी का। इसीलिए मैं कह रहा था डीएसएसबी ने कौन से आंसर राइट माने वो उनको जानना भी जरूरी है। तो डीएसएसबी गलत क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ज़्यादा मानती है और उसके ऊपर अड़ जाती है, क्वेश्चन को डिलीट कर देगी, ठीक नहीं करेगी भाई। तो ये भी हमें जानना जरूरी था डीएसएसबी का पक्ष यहाँ पे होता है। तो टीजीटी में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे डीएसएसबी गलत आंसर दे, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, आपको सही आंसर के साथ जाना, जो आंसर आपको सही लगे, जिसकी आपने स्टडी कर रखी है डीपली, जो आपने डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगे तो आपको करना लाइक भाई। आज के वीडियो पे जितने लाइक्स आएंगे उतनी मेरी कोशिश होगी कल के वीडियो में फिर 200 क्वेश्चंस को कवर करने की। इंपॉर्टेंट तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो भाई, ताकि हौसला बना रहे मेरा भी। और मैंने आपसे जो वादा किया था लास्ट 2 डेज, दोनों दिनों में 200-200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, टोटल 400 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, जो डीएसएसबी रिपीट कर सकती है। आप सोच के देखिए 400 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, कैसा लगेगा? मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा ना। तो मेरी ऐसी कोशिश है जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको करवाने की, ठीक है। तो आज के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो भाई। वीडियो को लास्ट तक जिन्होंने भी देखा, क्वेश्चंस का आंसर दिया, अपना स्कोर बताया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और जल्द ही हमारी नेक्स्ट क्लास आपको कल सुबह फिर देखने को मिलेगी 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे। रेडी रहें 200 क्वेश्चंस की एक और क्लास के साथ। हम कोशिश करेंगे एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उस क्लास को लेके आने की। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई, और वीडियो को लास्ट तक आपने देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।